एवरीवन, आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपकी। आज का जो हमारा टॉपिक है, अमेंडिंग एक्ट करने वाले हैं 1781। इसके पहले हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें बैकग्राउंड कर लिया है, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो आज इसके आगे करेंगे, पर पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया रेगुलेटिंग एक्ट कहीं से भी, तो आप एक बार हमारी जाके वीडियोस देखिए, उसके निमोनिक्स देखिए, आपको ये याद हो जाएगा टॉपिक, है ना। निमोनिक का बेस्ट चीज़ ये होता है कि एग्ज़ाम में अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो वो कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो निमोनिक से पढ़ा गया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार आप लोग देखिए, हमारे पिछले वीडियो जाके देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आते हैं टॉपिक पे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये क्या था? फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसने फाउंडेशन रखा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। जो इसके फीचर्स थे वो हमने निमोनिक से याद किया था, वो याद देख लेते हैं एक बार। तो निमोनिक क्या था कि एक कंपनी है 4G नाम की, 4G नाम की एक कंपनी है और इसके कुछ सर्वेंट्स हैं। इसके जो सर्वेंट्स हैं ना, इनको ट्रेड करना है। ये बेसिकली चाहते हैं ट्रेड करना और गिफ्ट भेजना चाहते हैं, प्रेजेंट्स कह सकते हैं, प्रेजेंट भेजना चाहते हैं अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को। पर RCM नाम की एक कंपनी है जो इनको अलाउ नहीं कर रही है फ्री कैश ऑन डिलीवरी के लिए, COD, है ना। फ्री कैश ऑन डिलीवरी नहीं अलाउ कर रही है, COD नहीं अलाउ कर रही है। कौन नहीं अलाउ कर रहा है? RCM नाम की एक कंपनी। बस इसी से आपको पूरा रेगुलेटिंग एक्ट याद रहेगा, है ना। सबसे पहले 4G से देख लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है M लक्ष्मीकांत, आपकी फेवरेट बुक का, उसमें क्या कहा उसने कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या डेजिग्नेट कर दिया? जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट कर दिया गया, ठीक है। तो 4G से आपको ये याद रखना है। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जब इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, जो अदर गवर्नर थे जैसे गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये इसके सबऑर्डिनेट हो गए। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आपका, है ना, M लक्ष्मीकांत का, कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और सेकंड गवर्नर ऑफ मद्रास प्लस गवर्नर ऑफ बॉम्बे बिकम द सबऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी के साथ 4 से आपको और एक चीज़ याद रखना है कि 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर भी ऐड हो गए इसमें, ठीक है। 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऐड हो गए, ठीक। 2 पॉइंट आपके क्लियर हैं, आप देख लीजिएगा लक्ष्मीकांत में। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, वो यहाँ से याद हो जाएगा आपका, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या है आपका कि जो सर्वेंट्स थे उनको प्रोहिबिट किया कंपनी ने फॉर प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स। तो ये यहाँ से याद रखिएगा कि प्रेजेंट्स के लिए और जो ट्रेड है उसके लिए मना किया गया, ठीक। इतना 4 पॉइंट क्लियर है आपको। अब 5वें पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, वो यहाँ से याद रहेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस जो किया वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री जो भी अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो किसको बताते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उनका काम था कि हर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की चीज़ें हैं उसको बताना है। देखिए सारा याद है बस इस छोटे से, एकदम कितना आसान है याद करना, ठीक है। तो ऐसे ही आइए आज हम लोग देख लेते हैं जो हमारा नया टॉपिक है, वो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखिए नाम से ही क्लियर है, अगर उसमें आ रहा है वर्ड अमेंडिंग, अमेंडिंग मतलब ये अमेंड कर रहा है किसी चीज़ को, है ना। अमेंडिंग एक्ट है मतलब अमेंड कर रहा है। किसको अमेंड कर रहा होगा? इसके पहले तो एक ही आया, है ना। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी को अमेंड कर रहा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो बेसिकली ये किस लिए लाया गया था? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, डिफेक्ट को ही रेक्टिफाई करेगा। और एक पॉइंट और याद रखना है कि इसी को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये क्लियर है आपको, है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली ये लाया क्यों गया था अगर कहूँ मैं, तो बेसिक जो दिक्कत आ रही थी वो गवर्नर जनरल जो थे उसकी पावर में, है ना। गवर्नर जनरल का पावर जो था वो क्लियरली डिफाइंड नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन,
जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कहाँ तक है ये क्लियर नहीं है ना। गवर्नर जनरल की पावर क्लियर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पावर को ओवरलैप कर रहे थे। तो इस डिफेक्ट को हटाने के लिए ये लाया गया था, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और जुडिशियल वर्क होता है, इसमें जो भी डिफरेंस है वो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहे, है ना। मतलब गवर्नेंस और जस्टिस प्रोसेस एकदम क्लियर रहे, उसके लिए बेसिकली ये लाया गया, ठीक है। और इसका हम फर्स्ट पॉइंट अगर देखें, फीचर्स का जो फर्स्ट पॉइंट है, ये इतना क्लियर है ना सबको कि क्यों लाया गया था। फीचर्स का हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल, वो काउंसिल ऐड हुई थी ना, 4 मेंबर जो ऐड हुए थे, प्लस सर्वेंट, जो भी सर्वेंट है। फर्स्ट क्या कहता है वो कि गवर्नर जनरल काउंसिल और इसके जो सर्वेंट हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा। जो भी एक्ट इन्होंने किया, ऑफिशियल एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इन्होंने ऑफिशियल एक्शन किया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इन पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी अगर रेवेन्यू मैटर है, जो भी रेवेन्यू मैटर है, प्लस रेवेन्यू कलेक्शन, अगर रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा। दोनों पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। सेकंड पॉइंट में भी सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा रेवेन्यू और रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर में। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल काउंसिल और उसके सुप्रीम जो भी सर्वेंट हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी फॉर ओवरऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकटा। मतलब अगर मैं इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकटा, तो इनके ऊपर जो पूरा है सुप्रीम कोर्ट का फुल पावर होगा। सुप्रीम कोर्ट इन पे जितने भी इनहेबिटेंट होंगे उनके ऊपर फुल पावर होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुरिस्डिक्शन होगा इन्हीं के ऊपर होगा। बेसिकली ये लाया इसलिए गया था ना कि देखें आप, कैलकाटा, बंगाल, बिहार, हर जगह इशू आ रहे थे कुछ, तो उस इशू को हटाने के लिए लाया गया कि भाई जो इनहेबिटेंट हैं कैलकाटा के, बस उन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा, है ना। बंगाल, बिहार, बाकी पे नहीं रहेगा। वहाँ कंपनी के जो भी कंपनी के जो नियुक्त अधिकारी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, वो अपना देखेगा जो भी मैटर आता है। पर यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी से, ठीक है, ये क्लियर है। पर इसमें एक पॉइंट और है कि इनहेबिटेंट जो भी कैलकाटा के हैं ये हिंदू होंगे या मोहम्मडन हो सकते हैं, है ना। तो इसमें ये कहा गया कि जो भी एक्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा वो बेस्ड ऑन दियर पर्सनल लॉ लेगा। मतलब पर्सनल लॉ का मतलब है कि भाई डिपेंड करता है ना, हिंदू अगर है तो हिंदू एक्ट के हिसाब से सिविल या क्रिमिनल एक्ट लगेगा, अगर मोहम्मडन है या मुस्लिम है तो मोहम्मडन लॉ के हिसाब से एक्ट लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद आ जाता हूँ मैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो भी अपील होगी ना वो प्रोविजनल कोर्ट, जो भी प्रोविजनल कोर्ट है वहाँ से जाएंगी, तो कहाँ जाएंगी? गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाती है? हाई कोर्ट जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्ट तो नहीं चली जाती है सुप्रीम कोर्ट चली जाए, है ना। अगर मैं कुछ एक्सेप्शन को हटा दूं तो बाकी तो वैसे ही जाती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रोविजनल कोर्ट से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल कोर्ट से आपको कहाँ जाना होगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में पहले जाना होगा, उसके बाद जो काउंसिल का डिसीजन होगा उसके बाद आप जा सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं कि आप गवर्नर जनरल काउंसिल को ओवरपास करके सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये गवर्नर जनरल काउंसिल जो है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है ये डिसाइड करेगी कि जो भी फ्रेम होगा रेगुलेशन का वो यही डिसाइड करेंगे। फ्रेम ऑफ रेगुलेशन, गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द प्रोविजनल कोर्ट्स और द काउंसिल, ठीक है। ये क्लियर हुआ? कितना आसान है, आई थिंक समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको प्रॉपरली। आप कमेंट करेंगे, मैं प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों, कहाँ आपको इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये है, देखिए कितना आसान है। अब इसके लिए निमोनिक देखेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं निमोनिक। अब निमोनिक अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो उस पुराने स्टोरी से ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। याद रखना है, पुराने वाले से ही कनेक्ट करना है अपने को। तो अब 4G कंपनी के सर्वेंट्स कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट गए थे
क्योंकि उनको ट्रेड और प्रेजेंट के लिए दिक्कत आ रही थी कि एलसीएम सीओडी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अधिकार या रेगुलेशन नहीं है किसके ऊपर, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके ऊपर, प्लस जो भी उसके सर्वेंट्स हैं। गया कौन था, सर्वेंट्स गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई 4G कंपनी से रिलेटेड जो भी सर्वेंट है ना, गवर्नर जनरल काउंसिल की जगह आप इसको 4G भी कर सकते हैं, है ना। 4G से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। और क्योंकि ये जो चीज़ है, जो ये सीओडी मांग रहे हैं, ये रेवेन्यू का मैटर है, तो रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ों में तो बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बाहर की कंपनी है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वो ये कहता है कि जो भी कैलकाटा के अगर आप होते ना, तो जो आपका जो पर्सनल मेरे साथ टच है उसके बेसिस पे अगर आप कैलकाटा के होते तो मैं आपका जो केस है वो कर सकता था पर्सनल लेवल पे। लेकिन क्योंकि आप कंपनी के मेंबर हो 4G कंपनी के, तो हमारा कोई जुरिसडिक्शन आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। हमारा जुरिसडिक्शन सिर्फ इनहेबिटेंट्स के ऊपर है, ठीक है। अब अगर मैं चौथे पॉइंट को देखूं तो चौथे पॉइंट में वो क्या कहता है, चौथे पॉइंट में कहता है कि आपको जो भी है ना, जो भी आपने केस किया है वो आपको, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्रोविंशियल कोर्ट में पहले जाना चाहिए था, उसके बाद आपको अपनी कंपनी से पहले बात करनी चाहिए थी, उसके बाद आप हमारे पास आ सकते थे। आप डायरेक्ट हमारे पास कैसे आ गए, डायरेक्ट तो आप आ ही नहीं सकते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद वो कहता है कि आप ये काम कर सकते हो कि आप जो आपकी कंपनी है ना 4G कंपनी, उससे कहो कि आपके लिए रूल और रेगुलेशन बना दे सीओडी के लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ से याद रहेगा आपको, स्टोरी एकदम कनेक्टेड है ना। फर्स्ट से आपको क्या रहेगा, गवर्नर जनरल काउंसिल सर्वेंट को कोई भी ऑफिशियल एक्शन जो भी हो रहा है उसके लिए, या रेवेन्यू मैटर के लिए, जो सेकंड पॉइंट था हमारा रेवेन्यू मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगा। तीसरा पॉइंट ये था, क्या था, कि सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ के बेस पे सिर्फ इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा के ऊपर उसका जो जुरिसडिक्शन है वो रहेगा। चौथा पॉइंट आपका क्या था, देखिए कितने आसानी से याद हो रहा है कि जो भी प्रोविजनल कोर्ट्स हैं, है ना, वहाँ से कहाँ जाएगा, 4G के पास जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो भी ये गवर्नर जनरल काउंसिल है, मतलब जो कंपनी है वही रेगुलेशन बनाएगी आपके लिए, है ना। तो यहाँ से याद रहेगा आपको कि गवर्नर जनरल काउंसिल है टू फ्रेम द रेगुलेशन एंड प्रोविजनल फॉर द प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल, ये याद रहेगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।